रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 साल पुरानी डीजल कार्स और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स पे टोटल बैन लगा दी है और इनको स्क्रैप कराने का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी डीजल और पेट्रोल कार्स को थ्रो अवे प्राइसेस पे बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक मर्सिडीज ML 350 CDI ओनर थे जिन्होंने 2015 में अपनी गाड़ी को 84 लाख रुपीस के प्राइस में परचेज किया था, पर अभी इन्हें फोर्सफुली अपनी गाड़ी को सिर्फ 2.5 लाख रुपए के प्राइस में बेचना पड़ा क्योंकि इनको डर था कि 1 साल के अंदर इस गाड़ी की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। यस मैम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 2015 में मर्सिडीज बेंज ML 350 खरीदी थी और मुझे वो 2.5 लाख रुपए में मात्र बेची। वही सिमिलरली एक 2018 मॉडल रेंज रोवर इवोक डीजल के ओनर थे जिन्होंने अपनी गाड़ी सिर्फ 70,000 किलोमीटर चलाई थी। इनकी गाड़ी की अभी भी लाइफ ऑलमोस्ट 70% बाकी थी, पर इनको भी फोर्सफुली अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी क्योंकि इनको डर था कि 2 साल के अंदर ही लोग इस गाड़ी को लेके चले जाएंगे और रैंडमली स्क्रैप करा देंगे। और जहाँ पे गाड़ी एक तरफ स्क्रैप हो रही है, हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कार मेकर्स को बोल रही है स्टॉप प्रोड्यूसिंग डीजल कार्स। रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% GST लगाओ। इंडियन कार मेकर्स अपनी पूरी R&D पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने रिसेंटली 30 लाख रुपए के प्राइस में ऐसी गाड़ी लॉन्च करी है जिसमें आपको प्रॉपर 4x4 मिलता है। डीजल वाली हाइब्रिड से आपको डबल पावर मिलती है, स्पोर्ट्स कार जैसा आपको 0 to 100 परफॉर्मेंस मिलती है। वही लैंड रोवर ने भी अपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी है। MG ने अपनी साइबरस्टर स्पोर्ट्स कार का लॉन्च करा है जो कि 70 लाख रुपए के प्राइस में आपको 2 करोड़ की स्पोर्ट्स कार का मजा दे देगी। और वहीं पे दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक कार्स के खिलाफ भी एक काफी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें काफी लोग बोलते हैं कि ये उतनी भी एफिशिएंट होती नहीं है जितना इनको दिखाया जाता है और हाइब्रिड कार्स आर मच मोर बेटर, मच मोर एफिशिएंट। तो आज बिग डेटा कंपेयर करेंगे चारों डिफरेंट पावर ट्रेन्स को और कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है और कौन सी ज्यादा कम पोल्यूशन फैलाने वाली है। I think most people think of electric cars, they think of golf carts, you know, sort of. We have one hell of a golf cart. चारों पावर ट्रेन्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए अगर आप सबसे पहले इनकी हिस्ट्री में जाए तो पहली प्रोडक्शन लेवल पेट्रोल गाड़ी 1908 में आई थी जब हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड मॉडल टी का लॉन्च किया था और अमेरिकन के लिए गाड़ी को ओन करना काफी अफोर्डेबल बनाया था। पहली प्रोडक्शन लेवल डीजल गाड़ी 1936 में आई थी जब मर्सिडीज ने अपनी 260D का लॉन्च किया था और इसके अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। पहली प्रोडक्शन लेवल हाइब्रिड गाड़ी 1997 में आई थी जब टोयोटा ने अपनी प्रियस का लॉन्च किया था कैलिफोर्निया की सरकार की वजह से मेनली। पर दोस्तों अगर आप देखिए पहली प्रोडक्शन लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ी की शुरुआत 1830s में हुई थी एज क्रूड इलेक्ट्रिक कार। तो टेक्निकली फर्स्ट पेट्रोल कार से 70 साल पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी की इजाद हो गई थी, पर इसके बाद ही दोस्तों इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन काफी बढ़िया स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर। इंजन्स की प्रोडक्शन काफी लो कॉस्ट पे होने लगी, साथ ही में क्रूड की डिगिंग भी काफी हाई स्केल पे होने लग गई जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली गिरना शुरू हो गए। पेट्रोल कार ज्यादा बढ़िया रेंज और ज्यादा बढ़िया पावर प्रोवाइड करी थी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार्स। तो काफी जल्दी पेट्रोल कार्स ने इलेक्ट्रिक कार्स को पूरा साइडलाइन कर दिया और इंडस्ट्री को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर दोस्तों रियल शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक कार्स की 1980s के बाद जब कैलिफोर्निया की सरकार ने एक कार्बन मैंडेट को जारी करा जिसके अंदर उन्होंने कार मेकर्स के लिए थ्रेशोल्ड रखा कि 2003 से पहले 10% जो भी वो अपनी कार्स को कैलिफोर्निया के अंदर बेचेंगे वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और उस टाइम में कैलिफोर्निया के अंदर 1.6 मिलियन कार्स हर साल की बिक्री थी, तो 1,60,000 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए थी और कार मेकर्स को एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी अपनी कार्स को नए पावर ट्रेन सोर्स देने के लिए। तो इसलिए जनरल मोटर, EV1, टोयोटा, निसान, होंडा इसके अंदर जुट गए और अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में लग गए। अब ये सारे कार मेकर निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे जिनके अंदर काफी लो एनर्जी डेंसिटी थी, अराउंड 40 से लेकर 60 वॉट आवर पर केजी की। साथ ही में इनके अंदर अराउंड 50 से लेके 80 किलोमीटर के आसपास की बीच की रेंज थी जो कि बहुत ही बेकार थी और इनका प्राइस डबल था एज कम्पेयर टू इनका पेट्रोल या फिर डीजल काउंटर पार्ट। पर क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट था तो काफी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ने इन वाली कार्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया और लोगों के अंदर भी एक मोशन जाग गई कि हम भी भाई इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इलेक्ट्रिक कार को परचेज करेंगे। अब ये सारी दोस्तों बहुत ही बोरिंग गाड़ियां थी, कोई भी इनको परचेज कर नहीं रहा था मेन स्ट्रीम मार्केट में। पर फिर दोस्तों एकदम से एक नया रेवोल्यूशन आता है इलेक्ट्रिक कार मार्केट में जिसका नाम है टेस्ला। I can't fight this. I can't fight this. We want people to know that whenever Tesla comes out with a product, it'll be something that we think is going to be amazing. जहाँ पे बाकी सारे कार मेकर सबसे मास मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे जिसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम्स आती है, टेस्ला टारगेट कर रहे थे सबसे नीश सेगमेंट को जो कि 2-सीटर रोडस्टर वाला है ताकि ये इलेक्ट्रिक कार्स को कूल बना पाए। Yes, the biggest impact of the Roadster is in changing the perception of what an electric car can be. फाइनली फिर 2008 में ये अपनी टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च करते $1 लाख के प्राइस में जो कि डबल था एज कम्पेयर टू कोई भी और इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट के अंदर। पर फिर भी ये काफी वायबल था क्योंकि इसके अंदर टेस्ला ने लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जिसके अंदर एनर्जी डेंसिटी डबल थी एज कम्पेयर टू सेकंड बेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी और इसके अंदर 6800 सोनी के सेल्स को कंबाइन करा, एक 53 किलोवाट आवर की बैटरी बना दी। एसी प्रोपल्शन से मोटर का पेटेंट लिया और लोटस से अपनी गाड़ी की बॉडी का पेटेंट लिया, सबको असेंबल करा और गाड़ी को बनाया जिससे इस गाड़ी में 0 to 100 आप
3.7 सेकंड के अंदर कर सकती है, लिटरल स्पोर्ट्स कार लेवल। इसमें आपको 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है, बढ़िया स्पोर्ट्स कार वाली फील मिलती है। और क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी एकदम बेस के अंदर है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी लो थी और बढ़िया दोस्तों आपको इस गाड़ी को चलाने में मजे आएंगे, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के एलीट टेक फाउंडर्स, सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड स्टार्स ने इस गाड़ी को परचेज करना स्टार्ट करा और डेली ड्राइव करना स्टार्ट करा एक स्टेटमेंट रखने के लिए कि वी ऑल्सो केयर फॉर द एनवायरमेंट। अब इस टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में मेन दिक्कत आती थी उनकी बैटरी से रिलेटेड, क्योंकि एक गाड़ी की 50% कॉस्ट उसकी बैटरी के अंदर जाती थी, क्योंकि इस टाइम में एवरेज लिथियम आयन बैटरी का प्राइस था $1100 पर किलोवाट आवर। तो एक टेस्ला के अंदर मान लो 70 किलोवाट आवर की अगर बैटरी इस्तेमाल हो रही है तो $80,000 सिर्फ उसकी बैटरी के अंदर जा रहा है, बाकी कॉस्ट गाड़ी की है। तो इसलिए फिर आने वाले टाइम में बैटरी के अंदर काफी इनोवेशन होना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल 2013 तक बैटरी माइनिंग काफी हाई स्केल पे होना शुरू होती है और ड्रिल वाली पूरी थीम चलती है। बैटरी टर्मिनल्स के अंदर उस टाइम में कोबाल्ट का यूज बहुत ज्यादा हाई स्केल पे होता था, जो कि $8,000 पर टन के प्राइस में आता था। तो इसलिए कार मेकर्स ने अपनी बैटरीज को एफिशिएंटली बनाना स्टार्ट करा और कोबाल्ट का यूज कम करा। साथ ही में बड़े बड़े कार मेकर टेस्ला या फिर BYD ने अपनी गीगा फैक्ट्रीज को बनाना स्टार्ट करा, जो कि 10 गुना ज्यादा स्केल पे बैटरीज को बना पा रही थी 10 गुना कम टाइम में, तो 100 गुना ज्यादा एफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से 5 साल के अंदर ही बैटरी प्राइस जो पहले $1100 पर किलोवाट आवर के थे अब सिर्फ $220 पर किलोवाट आवर पे आ गए। पर इससे भी इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया नहीं गाड़ियों के प्राइसिंग के अंदर। पर इसके बाद ही BYD अपनी ब्लेड बैटरी का लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर सेल की अरेंजमेंट एकदम डिफरेंट होती है और बैटरी का साइज भी काफी कम होता है। टेस्ला अपनी 4680 बैटरी को लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर बैटरी सेल्स का साइज काफी बड़ा होता है और इनके अंदर लिथियम का इस्तेमाल कम होता है, जिससे बैटरी भी हल्की बनती है, जिसकी वजह से आने वाले 5 साल के अंदर ही जो पहले टेस्ला मॉडल Y का टॉप मॉडल अराउंड $80,000 का था अब सिर्फ $45,000 का कॉस्ट करता है। और अब वाले मॉडल के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया रेंज मिलती है, आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। सो दैट इज व्हाट इनोवेशन कैन डू। पर दोस्तों अब इसके अंदर मेन क्वेश्चन आता है, आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू डीजल, पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स? तो इसको प्रॉपर्ली टेस्ट में लाने के लिए मैंने एक ही सिंगल कार मेकर के 3 डिफरेंट पावर ट्रेन वाले व्हीकल्स के बीच में कंपैरिजन करा, जो कि महिंद्रा की XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक है, जो कि मेरे पास है तो मुझे इसका सारा कुछ पता है। XUV700 डीजल ऑटोमेटिक जो कि मेरे फ्रेंड के पास है, इलेक्ट्रिक में XCV90 जो कि मेरे एक और फ्रेंड के पास है, और हाइब्रिड तो महिंद्रा कोई बनाती नहीं, तो अर्बन क्रूजर हाईराइडर को ले लिया क्योंकि वो भी 20-22 लाख के आसपास के प्राइस में आती है। तो सेम आप इस वाले प्राइस पॉइंट में उसको इंक्लूड कर सकती है। तो अब अगर आप देखें तो XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक में आपको 200 हॉर्स पर मिलती है, डीजल ऑटोमेटिक में आपको 185 मिलती है, XCV90 के टॉप मॉडल में आपको 280 हॉर्स पर मिलती है और अर्बन क्रूजर हाईराइडर में आपको 120 मिलती है। तो ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक XCV9 इज द प्रॉपर विनर। वहीं पे अगर आप इनके फ्यूल टैंक के अंदर आते हैं तो पेट्रोल डीजल XUV में आपको 52 लीटर का मिलता है, XCV9 में आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और हाईराइडर में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये अब दोस्तों हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इनकी अब हमें रेंज टेस्ट करना है। अब अगर आप देखिए XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक में मैं 2 साल से चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला ली है। दिल्ली में इस गाड़ी ने आज तक दोस्तों मुझे 8 से ऊपर की एवरेज नहीं दी, मैं तब भी इसकी 9 की एवरेज लेके चल रहा हूं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया बंदा होगा जो कि ज्यादा एवरेज निकाल लेता होगा। अब डीजल ऑटोमेटिक के अंदर XUV700 अराउंड 13 की एवरेज देती है, XCV90 के अंदर तो आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और अर्बन क्रूजर हाईराइडर मेरे फ्रेंड के पास है, अभी हम लॉन्ग ड्राइव पे भी गए थे, अराउंड 17 की एवरेज इस गाड़ी में बढ़िया आ जाती है अगर आपने बंदे अच्छे से बिठा के रखी है तो काफी बढ़िया है। अब अगर आप देखिए एक सिंगल फ्यूल टैंक में पेट्रोल की XUV700 अराउंड 450 किलोमीटर चल जाती है, डीजल वाले 660 किलोमीटर चल जाती है, अर्बन क्रूजर हाईराइडर 765 किलोमीटर चल जाती है और XCV90 इलेक्ट्रिक वाली 450 किलोमीटर चल जाती है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये विनर कौन है। पर इसके आगे अगर आप इनकी फ्यूल कॉस्ट के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर दोस्तों स्टोरी एकदम डिफरेंट आपको मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहले जो पर किलोमीटर कॉस्ट है चारों गाड़ियों की उनके अंदर काफी ड्रास्टिक डिफरेंस है। पेट्रोल की XUV700 पर किलोमीटर 12.66 रुपीज कॉस्ट करने वाली है, जो कि काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। डीजल वाली 8.18 करने वाली है, वही हाइब्रिड अर्बन क्रूजर 5.58 रुपीज करने वाली है पर किलोमीटर कॉस्ट, और वही XCV90 1.2 रुपीज से लेके 1.5 रुपीज पर किलोमीटर के बीच की कॉस्ट करने वाली है। अब इस वाले मैट्रिक को निकालने के लिए हम होम चार्जर का इस्तेमाल करें, जिसमें मेरा फ्रेंड अपनी गाड़ी को महीने का 3 से 4 बार चार्ज करता है। उसके बिल के अंदर अराउंड 2000 रुपए का डिफरेंस आता है और वो गाड़ी को अराउंड 1200 से लेके 1400 किलोमीटर चलाता है। तो अब 1.5 रुपीज पर किलोमीटर मान के चल लो, जबकि इससे कम ही है। अब मान के चलते हम चारों गाड़ियों को 1.5 लाख किलोमीटर चलाते हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों आपको कॉस्ट डिफरेंस समझ आने वाली है, जिसके अंदर पेट्रोल की XUV700 19 लाख रुपए का तेल खा लेगी ये 1.5 लाख किलोमीटर चलने के लिए, डीजल वाली 12,30,000 रुपए का डीजल खा लेगी, अर्बन क्रूजर हाईराइडर 8,37,000 रुपए का पेट्रोल खा लेगी, और वही हमारी XCV90 3,75,000 रुपीज की बिजली खा लेगी, जो कि मैंने इन्फ्लेट करके ही रखा है, थोड़ा इससे कमी होने वाला है। अब दोस्तों इसके आगे अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रहे तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऑब्वियसली पे करनी पड़ेगी। तो पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर एवरेज एक्सपेक्टेड है 83,000 रुपीज की मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है। इसके अंदर मैं कोई भी पार्ट चेंज इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ बेसिक महिंद्रा के मेंटेनेंस इंक्लूड कर रहा हूँ। डीजल वाली XUV700 के अंदर अराउंड 1,09,000 रुपए के आसपास की मेंटेनेंस
कॉस्ट आने वाली है 5 साल के अंदर। अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर हम कम मान के चलते हैं अराउंड 80,000 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है, और इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर ऑलरेडी दोस्तों कोई भी मेंटेनेंस होती नहीं है, फिर भी हम 47,000 रुपीज की मेंटेनेंस कॉस्ट मानते हैं XUV9E के अंदर। तो इस सबको अगर आप कंपेयर करें तो एक पेट्रोल वाली XUV700 के कंपैरिजन में आप 15,61,000 रुपए का पेट्रोल बचाने वाले हैं अगर आप सेम डिस्टेंस एक XUV9E के अंदर कवर करेंगे। डीजल वाली XUV700 के कंपैरिजन में आप ऑलमोस्ट 9,17,000 रुपए का डीजल बचाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और हाइब्रिड अर्बन क्रूजर के कंपैरिजन में आप 5 लाख रुपए का पेट्रोल बचाने वाले हैं अगर आप सेम डिस्टेंस XUV9E से कवर करेंगे। पर इसके अंदर भी दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स की डेप्रिसिएशन इतनी हाई होती है, भले मैं इस गाड़ी पे इनफ्रंट फ्यूल कॉस्ट पे पैसे बचा लूं, पर बाद में भाई डेप्रिसिएशन में इतना मेरा नुकसान होगा, उसका क्या फायदा। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप 10 साल पहले चले अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में, तो अब उस टाइम में वहां पे टेस्ला मॉडल एस का रिसेंटली फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च हुआ था, निसान की लीफ आती थी और इलेक्ट्रिक मार्केट काफी बेकार थी, और साथ ही में बैटरीज भी काफी बेकार इस्तेमाल होती थी इस टाइम इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, जो कि 5-6 साल के अंदर ही अपनी 30% हेल्थ को लूज कर देती थी। पर फिर आने वाले सालों में टेस्ला अपनी मॉडल 3 मॉडल Y को लॉन्च करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स मेन स्ट्रीम होती है और यूज कार मार्केट के अंदर भी इनकी डिमांड आना शुरू होती है। साथ ही में बैटरी टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया अपग्रेड होती है और अब 8-9 सालों के बाद भी बैटरीज अपनी 90% हेल्थ को रिटेन कर पाती है, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट में एक टेस्ला ऑलमोस्ट 10% ज्यादा हायर वैल्यू रिटेन करती है एज कम्पेयर टू सेम प्राइस की एक IC गाड़ी। और ऐसे सेम इंडियन कार मार्केट में भी होने वाला है जब इलेक्ट्रिक कार्स थोड़ी और मेन स्ट्रीम होगी, कार मेकर्स अपनी बैटरीज को और थोड़ा एडवांस करेंगे और गाड़ियों को अच्छा बनाना शुरू करेंगे, तो यूज्ड कार मार्केट में भी इनकी डिमांड आना शुरू होगी। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल से दोस्तों आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स की ज्यादा बढ़िया रीसेल होगी, मैं मानता हूं, एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल या फिर हाइब्रिड कार्स, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट्स इतने स्ट्रिक्ट हो रही है कि वो ऑलरेडी डीजल या फिर पेट्रोल कार्स को बैन करने के अंदर लगी हुई है। और ये तो दिल्ली के अंदर तो हो रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल स्केल में अगर आप देखें तो यूरो 7 की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी काफी बड़ा काम चल रहा है, और हमारी इंडिया की सरकार भी 2027 तक भारत स्टेज 7 की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन लेवल्स को इतना कम कर दिया जाएगा पेट्रोल डीजल या फिर हाइब्रिड कार्स के लिए कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा कार मेकर्स के लिए इन कार्स को बनाना बिना कोई कैटालिटिक कन्वर्टर को लगाए। तो हर एक कार मेकर को ऑलमोस्ट किसी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी गाड़ियों के अंदर, ताकि वो इन सारे नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर पाए। पर फिर भी दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मैंडेट है और इलेक्ट्रिक कार्स एक प्रोपेगेंडा है जो कि हमारे ऊपर फोर्स करा जा रहा है, और इतना भी कम पोल्यूशन फैलाती नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल या फिर हाइब्रिड कार्स, स्पेशली हाइब्रिड कार्स। तो इसको समझने के लिए दोस्तों पोल्यूशन मेनली 3 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें पहली कैटेगरी है नंबर ऑफ व्हीकल्स, जिसमें काफी लोग कहते हैं कि अगर किसी सिटी के अंदर काफी सारे 4 व्हीलर्स हो जाते हैं तो वहां पे पोल्यूशन काफी हाई होता है। दिल्ली में मान लो बहुत सारी गाड़ियां, तो वहां पे पोल्यूशन काफी हाई है। तो इसको समझने के लिए हम इंडिया की 3 डिफरेंट सिटीज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और इंटरनेशनल 3 डिफरेंट सिटीज लंदन, बेर्लिन और टोक्यो का एग्जांपल लेते हैं। तो दिल्ली में आपको 64 कार्स मिलती है पर 1000 पीपल, मुंबई में आपको 28 कार्स मिलती है पर 1000 पीपल, और बैंगलोर में 57 कार्स है पर 1000 पीपल, और तीनों सिटीज का एवरेज AQ है अराउंड 247 का है। वहीं पे अगर आप लंदन में देखें तो 560 कार्स है पर 1000 पीपल और एवरेज AQ है सिर्फ 34 का है। बेर्लिन में 337 कार्स है पर 1000 पीपल और एवरेज AQ है 46 का है, और टोक्यो में 670 कार्स है पर 1000 पीपल और एवरेज AQ है 27 का है। सो दीज सिटीज हैव 10 टाइम्स मोर कार एज कम्पेयर टू आवर सिटीज एंड दे हैव 8 टाइम्स लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू आवर सिटीज। सो क्लियरली देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स इन अ सिटी एंड द एवरेज पोल्यूशन लेवल ऑफ द सिटी, मतलब AQI लेवल। पर दोस्तों फिर भी अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर 41% पोल्यूशन व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो कि बसेस, ट्रक्स, 2 व्हीलर्स और कार्स के टेल पाइप से निकलता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर एक एवरेज गाड़ी का आइडल टाइम ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक लंदन या फिर बेर्लिन की गाड़ी का आइडल टाइम। अब आइडल टाइम का मतलब होता है कि एक गाड़ी रैंडमली खड़ी है, उसका इंजन ऑन है, उसके सारे फंक्शंस ऑन है, उसका AC ऑन है, पर वो गाड़ी मूव नहीं कर रही, और ऐसे टाइम के अंदर गाड़ी 8 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है एज कम्पेयर टू एक रनिंग गाड़ी। तो हमारा आइडल टाइम 8 गुना ज्यादा है और हमारी गाड़ी 8 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है। तो टेक्निकली अगर एक सेम गाड़ी है जो कि बेर्लिन के अंदर चल रही है और दिल्ली के अंदर चल रही है, पर वो दिल्ली के अंदर 64 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगी क्योंकि वो खड़ी है रैंडमली ट्रैफिक के अंदर और उसको जगह नहीं मिल रही मूव होने के लिए। इसकी वजह से अगर आप देखें हमारे इंडिया की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतना फोकस कर रही है, हाइब्रिड्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल आइडल टाइम के अंदर भी पोल्यूशन फैलाती है। उनके अंदर टेल पाइप होता है, प्रॉपर इंजन होता है जो कि स्टार्ट हो रखा होता है, पर इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कोई भी इंजन नहीं होता, कोई भी टेल पाइप एमिशन नहीं होते, और हमारी सिटीज के अंदर जो एक्सेसिव AQI लेवल्स है उसको हटाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक कार्स की जरूरत होगी। तो मेरे को भी दोस्तों पहले लगता था कि हमारी सरकार भाई सिर्फ रैंडमली बोलते रह रही है कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर फोकस करो, हमें इलेक्ट्रिक कार्स बेचनी है। अब दोस्तों समझ आया कि इसके पीछे डेटा भी है, इन्होंने ऐसे रैंडमली नहीं बोल दिया। और फिर भी दोस्तों अगर आप देखें 2 और डिफरेंट पोल्यूशन है जिसके ऊपर डिबेट होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स इतना एफिशिएंट है नहीं, जो कि गाड़ी की प्रोडक्शन में है कि इलेक्ट्रिक कार्स काफी पोल्यूशन फैलाती है जब वो बनती है, काफी ज्यादा लिथियम माइनिंग वगैरह होती है, और साथ ही में जब वो चल रही है अपनी लाइफ अप साइकिल के अंदर तब भी काफी लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने प्रॉपर रिसर्च करी और डेटा मेरे पास है, जिसमें अगर आप देखिए एक एवरेज डीजल गाड़ी को बनाने में अराउंड 6 से लेकर 8
टन का CO2 एमिट होता है। पेट्रोल गाड़ी को बनाने में भी अराउंड 6 से लेकर 8 टन का CO2 एमिट होता है, पर वही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने में अराउंड 9 से लेकर 12 टन का CO2 एमिट होता है, तो अराउंड 3-4 टन एक्स्ट्रा है। और हाइब्रिड गाड़ी को बनाने में अराउंड 8 टन का CO2 एमिट होता है, क्योंकि उसके अंदर भी बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा ज्यादा CO2 एमिट कर रही है। पर वहीं पे अगर आप देखें उनकी लाइफ ऑफ साइकिल के अंदर, मतलब अगर आप इन गाड़ियों को 1.5 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो ये कितना CO2 एमिट करने वाले हैं 1.5 लाख किलोमीटर को चलने के लिए। तो एक डीजल गाड़ी 24 टन का CO2 एमिट करने वाली है, पेट्रोल गाड़ी 21 टन का CO2 एमिट करने वाली है, एक हाइब्रिड गाड़ी थोड़ा कम अराउंड 16 टन का CO2 एमिट करने वाली है, पर वही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ 9 टन का CO2 एमिट करने वाली है। और अगर इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज हम किसी रिन्यूएबल सोर्स से कर ले तो ये CO2 एमिशन सिर्फ 4 से लेकर 5 टन के ऊपर आ जाएगा। तो टेक्निकली गाड़ी की पूरी लाइफ के अंदर आप मिनिमम 33% CO2 एमिशन सेव करने वाले हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाते हैं। भले उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अराउंड 1.5 से लेकर 2 टन की एक्स्ट्रा CO2 एमिशन होता है, पर उसकी पूरी लाइफ अप साइकिल के अंदर अराउंड आप 5 से लेकर 10 टन का CO2 बचाने वाले हैं। जिसकी वजह से दोस्तों सारे जो बड़े बड़े कार मेकर्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतनी R&D कर रही है और इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर वो चाहते वो हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर भी फोकस कर सकते थे, पर सबको पता है कि जो एंड गोल है, जो रियली में एनवायरमेंट को सेव करने वाला है वो इलेक्ट्रिक कार्स ही है, और जो रियली में कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ने वाला है वो इलेक्ट्रिक कार्स ही है। और इनकी R&D इतनी हाई हो गई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स भी इतना मस्त बनने लग गई है। फॉर एग्जांपल Xiaomi ने अपनी HC7 अल्ट्रा का भी रिसेंटली लॉन्च करा है, जो कि 60 लाख के प्राइस में आपको 1500 हॉर्स पर ऑफर कर देगी। 0 to 100 इस गाड़ी में आप सिर्फ 2 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं। आपको 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है इस गाड़ी के अंदर। लिटरली एक एवरीडे सेडान लगती है, जिसको आप कह नहीं सकते कि बुगाटी चिरॉन से ज्यादा फास्ट है। टाटा मोटर्स ने अपनी हैरी रीवी का भी रिसेंटली लॉन्च करा है, जो कि डीजल वाली काउंटर पार्ट से डबल हॉर्स पर ऑफर कर रही है। 4x4 ऑफर कर रही है, जो कि डीजल में आज तक नहीं आ पाया। और साथ में अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको 30 लाख के अंदर 500-600 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक कार्स मिलने वाली है, जो कि इंडियन कार मेकर्स भी बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई फ्रेंड्स आई वाज सेइंग योर नेक्स्ट car would be electric and you would love it.